बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 2। तो ये जो बायोलॉजी है ये AJK और फेडरल बोर्ड की जो है ना अकॉर्डिंग टू ये बुक है उसके मुताबिक ये नोट्स हैं। ये इन भाई ने बनाए हैं हमाद अली ने ठीक है। तो अब दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले साइंस होती क्या है और साइंस बार क्या कहते हैं। तो साइंस जो है ना वो लैटिन वर्ड है। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसटिया मीनिंग नॉलेज। तो साइंस जो है वो एक लातीनी लफ्ज़ साइंसटिया से निकला है जिसका मतलब है नॉलेज। अब डेफिनेशन क्या है, द नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। के वो इल्म जो तजर्बात मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर हो उसको साइंस कहते हैं। फिर साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड एक जो है ना वो साइंसी तरीका है जिसके ज़रिए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो एक साइंटिफिक जो मेथड होता है उसमें आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसके बारे में मुशाहिदा करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके और उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करके तो आप उसको एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को। साइंस वर्क इन साइंस first observation is done and then other observation experiment is conducted to check the reality of the observation। तो पहला जो है ना वो किया जाता है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन की जाती है और फिर जो है ना उसके बारे में रियलिटी चेक करने के बारे में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। अब व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। उसको सॉल्व करने के लिए या उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकल मेथड है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे कि इट हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च फ्राम द लास्ट 500 ईयर्स। तो 500 ईयर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च बायोलॉजिकल मेथड है या साइंटिफिक मेथड है। इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इट कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द प्रोग्रेस ऑफ बायोलॉजी एंड अप टू करंट एडवांसमेंट इन ऑल द बायोलॉजिकल फील्ड सच एज मेडिसन इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब फील्डों में इसने जो है ना बड़ा साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड ने बड़ा रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप क्या हैं। तो किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट कुछ स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले होता है रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आपकी प्रॉब्लम है क्या उसकी तो पहले पहचान करें, ठीक है। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिस्ट को जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दरपेश आती है तो वो फिर बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ ए क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब बायो मीन ही होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि क्वेश्चन होता है जैसे कि इंसान चलते हैं तो जो है ना वो उनके कौन से मसल एक्ट करते हैं, ये एक सवाल आ गया फॉर एग्जांपल कि उनकी कौन से मसल क्या चीज़ उन्हें चलने में हेल्प कर देती है। क्योंकि हड्डियाँ तो बहुत सख्त होती हैं, वो कैसे जो है ना वो आगे भी चल सकता है पीछे भी दौड़ सकता है उल्टा। तो ये एक क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल इट ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिकल माइंड बाय हिमसेल्फ। तो इस तरह का सवाल जो है ना वो खुद किसी बायोलॉजिस्ट या रिसर्चर के माइंड में आ सकता है या कोई उससे दूसरा पूछ सकता है कि यार ऐसा क्यों होता है। तो फिर वो उसकी जो है रिकग्निशन हो जाती है, वो समझता है कि ये उसको प्रॉब्लम पेश आई है। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। तो अब दूसरे स्टेप में वो पहले में रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम हो गई, दूसरे में अब वो ऑब्जर्व कर रहा है। आफ्टर रिकग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकग्नाइज होगी, हमें पता चल गया हमारी प्रॉब्लम क्या है, द बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन। अब बायोलॉजिस्ट जो है ना वो मुशाहिदा करता है। He also recalls his old observation and also studies previous research on the same problem। तो वो सबसे पहले तो अपनी स्टडी को जो ना अपनी ऑब्जर्वेशन को लाता है, फिर जो है ना वो देखता है कि उस टॉपिक या उस प्रॉब्लम के बारे में किसी और ने काम किया है या नहीं, ठीक है। कि किसी पहले बंदे ने इस बारे में कुछ काम किया है कि ये जो मसला हमें पेश आया है इसके बारे में। तो ये होती है ऑब्जर्वेशन या प्रीवियस जो है ना वो रिसर्च। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। तो ऑब्जर्वेशन को 5 सेंसेस की मदद से बनाया जाता है। एक है विजन यानी देखना, दूसरा हेयरिंग सुन के, स्मेल सूंघ के, टेस्ट चेक करके टेस्ट करके और टच उसको हाथ लगा के या छू के। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं।
एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो होते हैं वो क्वांटिटी बताई जाती है कि उसके नंबर्स कितने हैं या वो मेजर की जाती है, ठीक है। इट डील्स विद नंबर्स के, ठीक है, वो 5 हैं, 10 है, 9 है। तो ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटी उसकी बताना होगी। फिर इट कैन बी मेजर, तो ये मेजर भी की जा सकती है कि ठीक है 100 है, 100 है, ठीक है 10 100 है। तो इस तरह, तो इसकी फिर लेंथ होती है या हाइट हो सकती है कि ठीक है इतने किलोमीटर है, इतने मीटर है, या उसका एरिया कितना है, ठीक है। टेम्परेचर वो हॉट है, कोल्ड है, उसका टेम्परेचर मॉडरेट है, वॉल्यूम कितना है, वेट उसका कितना, और कॉस्ट उस पर कितनी आती है। ये सब चीज़ें क्वांटिटी में बताई जा सकती हैं। जबकि क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है उसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसमें इसकी क्वालिटी बताई जाती है कि गुड है, बैड है, ठीक है, कोल्ड है। तो इस तरह की चीज़ें। इट कैन बी ऑब्जर्व बट नॉट मेजर, तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर ना माप नहीं सकते, ठीक है। जैसे उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, स्मेल क्या है और टेस्ट क्या है, ऐसी चीज़ें हम जो है। अब जो क्वांटिटी है उसके एग्जांपल में क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेल्सियस। तो ए लीटर ऑफ वाटर वेट इज़ 1000 ग्राम एंड लीटर ऑफ इथेनॉल वेट 789 ग्राम। तो ये चीज़ें फ्रीजिंग, जबकि जो क्वालिटी में आप बता सकते हैं वो है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर है वो कोल्डर देन है द बॉइलिंग पॉइंट, और लीटर ऑफ वाटर जो है हैवियर है देन है लीटर ऑफ इथेनॉल। तो ये जो है ना ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं दो तरह की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो पहले हमने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ किया, फिर जो है अब दूसरी चीज़ हमने ऑब्जर्वेशन की या प्रीवियस स्टडी की, फिर ऑब्जर्वेशन हमने 2 टाइप की। अब तीसरी जो चीज़ है वो है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो होता है ना वो होता है इज़ एन अनअल्टर्ड बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन। तो हाइपोथेसिस जो होता है ये अनअल्टर्ड होता है, ये इसको तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। सो टेंटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो किसी ऑब्जर्वेशन की जो आप एक्सप्लेनेशन देते हो, एक टेंटिव एप्लीकेशन देते हो एक्सप्लेनेशन, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट रीजनिंग ए फार्मूलेट ए हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट जो है ना वो एक हाइपोथेसिस को करते हैं, फार्मूलेट करते हैं। हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो एक हाइपोथेसिस में जो है ना 2 तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिड्यूस का मतलब होता है टेक अवे फ्रॉम टोटल, कि टोटल से जो है ना कम करना। जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, के सबसे पहले जो है ना आप टोटल का ले रहे हो ठीक है, वो टोटल चीज़ कैसी है, फिर उसमें से छोटा सा आप लेके स्पेसिफिक की तरफ जाते हो। कि फॉर एग्जांपल आपने स्टडी क्या करनी है, लेग्स के बारे में स्टडी करनी है कि चलते हैं तो हम कौन सी चीज़ें हमारी काम करती हैं, कौन से मसल काम करते हैं। तो जो है ना पहले हम पूरे ह्यूमन को स्टडी करेंगे, फिर जनरल से फिर स्पेसिफिक की तरफ आस्ता आस्ता लेग्स तक जाएंगे कि लेग्स की क्या एनाटमी है, क्या कैसे जो है ना काम करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या, इफ़ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स एंड ह्यूमन इज़ आल्सो एन ऑर्गेनिज्म देन कंक्लूड दैट ह्यूमन शुड हैव सेल्स। तो ये अब जनरल क्या है कि तमाम इंसान जो है ना सेल के बने हुए हैं, तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं, जो ह्यूमन है वो भी ऑर्गेनिज्म है, तो फिर ह्यूमन भी सेल के बने हुए हैं। तो ये होता है कि जनरल चीज़ ये है कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। फिर हम कहते हैं कि इंसान भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब है इंसान भी सेल का बना हुआ है। तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक। हमने पहले जनरल से लिया, फिर उसमें से स्पेसिफिक इंसान को ले लिया। ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग के, टोटल टेक अवे फ्रॉम टोटल से ले लेना, ठीक है। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्ट लीड इन। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल से चले जाते हैं। जैसे अब क्या है कि हम सबसे पहले ह्यूमन को ऑब्जर्व करेंगे कि ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बने हुए हैं, फिर जो है ना वो कहेंगे कि इसका मतलब है तमाम ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो सेल्स के बने हुए हैं। जैसे वी ऑब्जर्व सेल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल इन देयर बॉडीज। तो इसमें हम कहते हैं कि जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल के बने हुए हैं, तो इसका मतलब तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। तो आप स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जा रहे हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है तो आप उनसे जर्नल की तरफ चले गए हैं, पूरे जो है ना हमने ऑर्गेनिज्म कंक्लूड कर दिए हैं उसमें। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड हाइपोथेसिस की। तो गुड हाइपोथेसिस की सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि वो अब इट बेस्ड ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ बायोलॉजिस्ट। तो एक कोई बायोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्वेशन बनाता है। जो गुड हाइपोथेसिस होती है ना इसकी जो बेस होती है वो ऑब्जर्वेशन एक बायोलॉजिस्ट बनाता है। ये प्रपोज करती है एक स्टेटमेंट टू द आंसर द प्रॉब्लम, एक स्टेटमेंट देती है जो आंसर करता है प्रॉब्लम का। टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो इसको इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो ये जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल रखनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज ए वे डिस अप्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप एक्सपेरिमेंट करके उस हाइपोथेसिस को जो है ना वो रिजेक्ट भी कर सकते हो, हाइपोथेसिस कि वो ठीक है या गलत है या सही नहीं है। तो इस तरह जो है ना वो अब हमने पढ़ी हैं 3 चीज़ें जी। सबसे पहले हमने साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज़ किया प्रॉब्लम को, फिर दूसरा स्टेप हमने ऑब्जर्वेशन की, तीसरा हमने बनाया हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को फिर हमने उसकी 2 डिडक्टिव और इंडक्टिव बनाया। डिडक्टिव जिसमें जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव जिसमें स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स हमने बताई गुड हाइपोथेसिस की। अब हम बता रहे हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन में अब क्या होता है, in this step biologists draw deduction from hypothesis. Deduction is the logical consequence of hypothesis as true and draw out the expected result from deduction. तो deduction ये होता है कि hypothesis से जो deduction है वो एक logical consequence होता है, एक नतीजा होता है hypothesis का, जो ट्रू और ड्रा आउट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि आपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ड्रा करना होता है वो आप डिड्यूस करते हो एक हाइपोथेसिस से, उसको कहते हैं डिडक्शन। और डिडक्शन स्टार्ट होता है इफ़ एंड देन से, कि इफ़ द बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। कि अगर परिंदों में पर हैं तो फिर जिस चीज़ के पर हैं वो सब परिंदे हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर परिंदों के पर हैं तो फिर कबूतर एक परिंदा है। तो ये होती है डिडक्शन के आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर आप उसमें से जो है ना वो चीज़ को डिड्यूस कर लेते हो, जो आपको एक्सपेक्टेड जो आप करते हो कंक्लूजन उसमें से निकाल लेते हो, कॉन्सिक्वेंसेस उसके नतीजे जो होते हैं वो निकालते हो कि जो ट्रू है, और फिर उसको ड्रा कर लेते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट। अब डिडक्शन तो आपने कर ली, चीज़ वो निकाल ली, अब आपने एक्सपेरिमेंट करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अहम चीज़ है बायोलॉजिकल मेथड में वो एक्सपेरिमेंटेशन है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हिज हाइपोथेसिस एंड चेक्स द डिडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करके फिर जो हाइपोथेसिस होता है उसको उसमें से एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर, फिर अपनी डिडक्शन निकालते हैं, डिडक्शन चेक करते हैं। दो द एक्सपेरिमेंट ही कैन फाइंड दैट डिडक्शन ऑफ सम हाइपोथेसिस हैज़ कम ट्रू वाइल अदर्स हैव नॉट। तो डिडक्शन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही साबित होता है कि कुछ हाइपोथेसिस जो है जो डिडक्शन है वो सम हाइपोथेसिस की जो डिडक्शन है वो सही है या गलत है, ट्रूथ है या नहीं है। इन दिस वे द हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड एज ट्रू और फॉल्स, हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड व्हाइल द ट्रू वंस आर एक्सेप्टेड। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस रॉन्ग होता है, जो हाइपोथेसिस नॉट ट्रू होता है, फॉल्स होता है, उसको आप रिजेक्ट कर देते हो, जो ट्रू होता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा हाइपोथेसिस आप जो है ना उसमें से डिडक्ट करेंगे, कौन सा डिडक्शन नहीं करेंगे। अब इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंट ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत सी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करते हैं, ग्रुप भी उनके पास होता है, वो ग्रुप को भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो पेशेंट है, तो कंट्रोल ग्रुप क्या है हेल्थी पर्सन। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी उन कंट्रोल होता है और कंट्रोल ग्रुप भी जो है ना वो भी देखा जाता है। और कंट्रोल ग्रुप में हेल्थी पीपल है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पेशेंट है, कि एक के साथ दूसरे को मिला के देखा जाता है कि ठीक है मरीज़ों और जो है ना हेल्थी लोगों में अब आपने एक्सपेरिमेंट करना और देखना है कि क्या फ़र्क है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या जो है ना वो रिस्पॉन्स देता है। अब नेक्स्ट वन होता है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर आपने ऑब्जर्वेशन की, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाया, फिर आपने डिडक्शन की, फिर आपने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद अब आप जाके कंक्लूजन कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो। कंक्लूजन यानी आप नतीजा निकाल रहे हो। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम इज एक्सपेरिमेंट। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो आपने अमली काम किए, जो आपने प्रैक्टिकल किए, अब उसमें से जो आपका डाटा है वो आप कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो डाटा स्टैटिकली, स्टैटिक्स के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, मैथ उस पर अप्लाई करते हो ताकि आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचो हिसाब किताब लगा के। देन वो ही पब्लिश हिज कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स। तो वो फिर जो है ना साइंटिफिक जर्नल या कोई बुक्स वगैरह में अपना आप काम जो है वो पब्लिश करता है, वो उसमें छुपवाता है। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो रिजल्ट को पब्लिश कराना ही जो है ना वो एक साइंटिफिक मेथड का ज़रूरी जो होता है वो पार्ट होता है, अहम जुज़ होता है, उसके थ्रू ही जो है ना वो पता चलता है कि उस बंदे का काम क्या है। अब कुछ जो है ना बायोलॉजिकल मेथड नीचे दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया के लिए।
तो मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ थी इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो एक वक्त था कि मलेरिया बहुत ज़्यादा थी और बहुत जो थी ना वो हाँ कहते हैं कि जो बहुत जो है ना ज़िंदगियों का जो है वो ले लेती थी ज़िंदगियाँ, लोग मर जाते थे, बहुत ही लाइफ टेकिंग डिजीज़ थी एक टाइम पे। अब इसका नाम जो है मलेरिया वो 2 इटालियन वर्ड से अखज़ किया गया है, माला मीन एरिया मीन एयर, के मीन एयर, कि जहाँ की एयर में मसला हो वहाँ को कहते थे कि मलेरिया होता है, जहाँ आबो हवा ठीक ना हो। इटली की ये ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब ऑब्ज़र्वेशन की गई थी मलेरिया के बारे में। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 में है कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहले इस बात पे जो है वो ऑब्ज़र्वेशन की गई कि मलेरिया का काज क्या है। तो मलेरियल पेशेंट एक्सपीरियंस्ड रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मलेरिया का काज क्या है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की जो है वो वजह क्या है, मलेरिया का बायस किस चीज़ के बायस मलेरिया होता है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन जो थी, मलेरियल पेशेंट एक्सपीरियंस रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। तो जो मलेरिया के होते हैं मरीज़ वो महसूस करते हैं मुख्तलिफ, ठंडक महसूस करते हैं और बुखार के झटके अक्सर जो है ना वो अटैक्स उन पे आते हैं। द डिज़ीज़ वॉज मोर कॉमन अमॉन्ग पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शी एरिया। तो उन लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा पाई जाती थी जो लो मार्शी एरिया में रहते थे, जो मोस्टली जहाँ पे पानी खड़ा रहता था, ऐसे इलाकों में जो है ना वो लोग रहते थे। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। तो जो उस मार्शेस का पानी, खड़ा पानी पीने की वजह से जो है ना वो मलेरिया नहीं हो रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन दिस ऑब्जर्वेशन डिड नॉट हेल्प मच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हाट इज़ कॉज मलेरिया, के मलेरिया किसकी वजह से। तो इन 1878 अ फ्रेंच फिजिशियन लेब्रॉन एक्सप्लेन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप। तो जो है ना एग्ज़ामिन किया लेब्रॉन ने 1878 में, जो फ्रेंच फिजिशियन था। तो उसने मलेरिया का जो पेशेंट था उसका खून माइक्रोस्कोप के अंडर चेक किया। 5 year लेट, तो 5 साल बाद, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर ऑब्जर्व इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर गिवन द नेम ऑफ प्लाज्मोडियम। तो 5 साल बाद उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मलेरिया के पेशेंट में ऑब्ज़र्व किया गया उसके खून में, और उसको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। और ये कहा गया कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब हाइपोथेसिस और डिडक्शन, अब उसमें से हमने हाइपोथेसिस तो था हमारे पास, अब डिडक्शन निकाला गया। बायोलॉजिस्ट फर्दर बिल्ड अप अपॉन द एंशिएंट ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्कवरी ऑफ लेब्रॉन। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज, तो लेब्रॉन ने जो हाइपोथेसिस बनाया था अब प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो अब साइंटिस्ट ने उसकी डिडक्शन निकाली है कि बायोलॉजिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू and make deduction. One of deduction from above hypothesis was, if plasmodium is the cause of malaria then all malarial patients should have plasmodium in their blood। तो फिर उन्होंने डिडक्शन निकाली और जर्नल टू स्पेसिफिक निकाली कि अगर प्लाज्मोडिया है मलेरिया का काज तो फिर हर मलेरियल पेशेंट जो है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। अब उस पे एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट, तो द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट विच वर डिज़ाइन एज। तो फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, ब्लड लिया गया 100 मलेरिया पेशेंट का और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है ना एग्ज़ामिन किया गया। तो इस पर्पज़ के लिए कंट्रोल ग्रुप था एक हेल्दी लोगों का, 100 हेल्दी लोगों का जो ब्लड लिया गया उसको भी माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो एग्ज़ामिन किया गया और फिर कंपेयर किया गया। और रिजल्ट जब आया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो देखा गया फिर कि जितने मलेरिया वाले पेशेंट थे, जितने पेशेंट को मलेरिया था उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। वेज द ब्लड ऑफ हेल्थी पर्सन वाज फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, जबकि जो हेल्थी पर्सन थे, जो लोग सेहतमंद थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। तो एंड पे कंक्लूजन क्या निकला, द रिजल्ट वाज क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो फिर ये हाइपोथेसिस सच साबित हुआ कि मलेरिया का जो काज है वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 जो है ना वो है, हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, कि इंसानों में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कैसे होता है, कि चलो उसके थ्रू हो गया, एक बंदे को हो गया मलेरिया, दूसरे को उससे कैसे हो रहा है। तो इसके बारे में ऑब्जर्वेशन हुई। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट वर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस।
तो सबसे पहले तो ये कि मलेरिया उन लोगों को होता है जो मार्शेस में रहते हैं। तो दूसरा ये कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। तो उनके पास दो ऑब्जर्वेशन थी कि लोग जो मार्शेस एरिया में रहते हैं उनमें ज़्यादा मलेरिया होता है, ठीक है। दूसरा ये कि वहाँ का पानी पीने से नहीं हो रहा, तो उसकी वजह कोई और है। फिर जो है ना, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। तो फिर ये नतीजा निकाला गया कि प्लाज्मोडियम तो मार्शी वाटर में नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्शल वाटर। लेकिन ये फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है जो मार्श वाटर से कम आ रही है, उसमें प्लाज्मोडियम है। तो इन 1883 ए फिजिशियन ए किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। तो एफ ए किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस की। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एफ ए किंग वॉर पीपल हु स्लेप्ट इन ओपन प्लेसेस सफर्ड फ्रॉम मलेरिया मोर देन द पीपल हु स्लेप्ट इनडोर्स। तो जो लोग बाहर सोते थे या ओपन जगहों पे सोते थे उनमें ज़्यादा मलेरिया होता था एज़ कम्पेयर टू जो लोग अंदर सोते थे इंडोर। फिर इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। तो वो लोग जो मोस्टली आग के दरमियान या धुएँ के करीब सोते थे उनमें मलेरिया नहीं देखा गया। दोज पीपल हु यूज मस्कीटो नेट सफ़र लेस फ्राम मलेरिया एज़ कम्पेयर टू दोज हु डिड नॉट यूज़ मस्कीटो नेट्स। तो जो लोग मस्कीटो नेट यूज़ करते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता, जो नहीं यूज़ करते उनमें मलेरिया होता है। तो ये तीन उन्होंने निकाले कि एक तो जो लोग मार्शी एरिया में जो लोग बाहर सोते हैं उनमें ज़्यादा मलेरिया होता है। दूसरा, जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता। जो लोग मस्कीटो नेट यूज़ करते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता। अब बन गया जी हाइपोथेसिस। स्टेप 2 हाइपोथेसिस बन गया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्ट एक हाइपोथेसिस मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो हाइपोथेसिस अब बना लिया ए किंग ने क्या दिया जी के जो मच्छर हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को एक से दूसरे में और यही स्प्रेड कर रहे हैं मलेरिया को ह्यूमन में। अब डिडक्शन अब बन गया हाइपोथेसिस, अब डिडक्शन निकालिए। तो फिर फॉलोइंग डिडक्शंस आर were made considering the hypothesis as true. If mosquitoes are involved in the spread of malaria then plasmodium should be present in mosquito। तो वो कहता है कि अगर मस्कीटो की वजह से मलेरिया स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, तो फिर हमें देखना चाहिए कि मस्कीटो में जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो मस्कीटो जो है ना वो हासिल करता है प्लाज्मोडियम जब एक बीमार एक मलेरिया के पेशेंट को वो कट करता है, बाइट करता है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है। फिर वो प्लाज्मोडियम अगले बंदे को जब वो काटता है तो उसमें चला जाता है। अब इसी चीज़ को जो है वो आगे स्टेप 4 में एक्सपेरिमेंट किया इस बात पे। अब इसी बात पे एक्सपेरिमेंट किया रोनाल्ड रोस ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जो इंडिया में काम कर रहे थे 1880 में। तो 1880s में जो है ना एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन रोनाल्ड रोस थे, उन्होंने परफॉर्म किया इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के अबाउट डिडक्शन को जो है उन्होंने अलाउड किया ए फीमेल कोलेक्स मॉस्किटो को टू बाइट स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया के एक जो चिड़िया जो सफ़र कर रही थी मलेरिया से उन्होंने अलाउ किया कि एक फीमेल मच्छर उसको काटे। Some of the mosquitoes were killed and studied at various times. Ross found that plasmodium multiplied in the wall of the mosquito stomach and then moved into mosquito salivary glands। तो कुछ जो मस्कीटो थे वो तो मर के स्टडी के दौरान काफ़ी टाइम, लेकिन रोज़ ने जो महसूस किया उसने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मस्कीटो के स्टोमक से होके फिर उसके सलेवरी ग्लैंड में आ जाता है। He kept some mosquitoes need the blood of mammals or birds for the maturation of the eggs। तो उसने कुछ मस्कीटो के ब्लड्स को जो है ना वो मेमल और बर्ड्स में स्टडी करने के लिए रख लिया। रोज फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मस्कीटो कंटेन प्लाज्मोडियम एंड इन दिस प्रीवियसली हेल्थी स्पैरो ही फाउंड मेनी प्लाज्मोडियम। तो फिर रोज ने फाउंड किया कि जो सलाइवा था इन्फेक्टेड मस्कीटो का उसमें प्लाज्मोडियम है, और जो प्रीवियसली हेल्थी स्पैरो हैं ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम। तो उसने फिर काफ़ी ज़्यादा प्लाज्मोडियम फाउंड किए। तो उसने देखा कि जो मच्छर है उसमें के स्टोमक से जो है ना वो प्लाज्मोडियम होके उसके सलाइवरी ग्लैंड तक आ जाता है और फिर इस तरह वो जो है वो ट्रांसमिट होता है। फिर उसने देखा कि जो कुछ स्पैरो जो पहले हेल्थी थे
अब उनमें प्लाज्मोडियम है। रिजल्ट हुआ कि इट वाज ऑब्जर्व वर स्पैरो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, के स्पैरो के जो ब्लड है उसमें प्लाज्मोडियम था। कंक्लूजन का निकला, द रिजल्ट वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव्ड दैट द हाइपोथेसिस हो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग वाज ट्रू। तो फिर जो हाइपोथेसिस बना के जो मच्छर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है प्लाज्मोडियम ह्यूमन में, पेशेंट में, तो ये बात ट्रू साबित हुई, ये हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुआ कि कैसे जो है ना वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है इंसानों में। अब एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मलेरिया ऑन ह्यूमन। अब मलेरिया का जो एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे हुआ, तो इन द एंड हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन से एक हाइपोथेसिस एंड हुआ इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट। तो 1988 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनोफिल्स मस्कीटो को अलाउ किया टू बाइट एंड मलेरियल पेशेंट, के वो एक मच्छर जो मलेरियल पेशेंट को वो बाइट करे। द मस्कीटो वाज केप्ट फॉर ए फ्यू डेज एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट ए हेल्थी मैन। फिर जो है ना मस्कीटो को कुछ दिन के लिए ऐसे रख दिया गया, उसको रखा गया और फिर उसे अलाउड किया गया कि जो है ना वो एक सेहतमंद आदमी को काटे। दिस पर्सन लेट गॉट मलेरिया। तो इस बंदे ने बाद में मलेरिया इसको लग गया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया, के मस्कीटोज जो हैं मच्छर जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं 1% टू अनदर और मलेरिया को स्प्रेड कर रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम अब क्या होता है, व्हेन ए फीमेल मस्कीटो पिर्सेस द स्किन विद हर माउथ पार्ट्स। तो अपने मुंह के जो माउथ पार्ट है उससे जब वो एक बंदे की स्किन को सुराख करती है, उसको जो है वो शी इंजेक्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कनाल। तो वो जो है ना उसको जब उसकी पिर्सी करती है पिर्स, तो वहाँ से वो अपने मुंह से कोई छोटा सा जो है ना इंटर करती है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है ना वो अपना सलाइवा लगाती है ताकि उस बंदे को जो है वो खून क्लाट रहे। तो फिर उसके थ्रू जो सलाइवा जो लगता है वो अंदर जाके बंदे के जाके वो मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम देखा स्पारोजाइट्स नेगेटिव फीमेल थी, उसने फर्स्ट वेक्टर है उसने काटा, इनिशियल ह्यूमन होस्ट, फिर जो है ना उसमें लीवर इन्फेक्शन हुआ, यूट्रो में ट्रांसमिट हुआ, फिर आगे ब्लड इन्फेक्शन हुआ, फिर सेकंड वेक्टर आया उसने हेल्थी बंदे को काटा और जो है ना वो इसी तरह जाके ये आगे प्रोसेस चलता रहता है। ये साइकिल है मलेरिया के ट्रांसमिशन का इन ह्यूमन। अब राइट ए कम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन ऑफ थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल। थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बनती है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, व्हेन मोर रिसर्च इज कैरिड आउट ऑन ए हाइपोथेसिस एंड ऑल द अवेलेबल एविडेंस फेवर्स इट देन इट बिकम्स थ्योरी। तो एक हाइपोथेसिस जब बनता है, उस हाइपोथेसिस पे जब आप रिसर्च करते हो तो वो एविडेंस उसके फेवर में हो और हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो तो वो फिर एक थ्योरी बन जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, वी नो दैट व्हेन ए हाइपोथेसिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कीप्स ऑन ट्राइंग टू डू मोर एक्सपेरिमेंट ऑन इट। तो जब एक हाइपोथेसिस को साइंटिस्ट प्रूव करते हैं फिर उस पर साइंटिस्ट काम करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस प्रूव्ड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट डेवलप मोर हाइपोथेसिस प्रूव्ड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट। तो जितने हाइपोथेसिस बनते हैं उनको साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते रहते हैं। इफ़ द न्यू हाइपोथेसिस और अगेन प्रूव्ड द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम ए थ्योरी। तो फिर एंड पे जो है ना जो एविडेंस मिलते जाएंगे और एक्सपेरिमेंट जो है ना वो होते रहेंगे, तो फिर एंड पे एक जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरी बन जाएगा। अब एग्जांपल क्या है, डार्विन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन, कि डार्विन की जो एवोल्यूशन के बारे में थ्योरी इर्तिका के बारे में और लेमार्क की। अब लॉ और साइंटिफिक प्रिंसिपल, लॉ क्या बन जाता है, व्हेन ए थ्योरी इज एक्सेप्टेड अगेन एंड बिकम ए यूनिवर्सल ट्रूथ इज कॉल्ड लॉ। तो एक थ्योरी जब बार बार उसे टेस्ट किया जाता है, बार बार वो एक्सेप्ट होती है, फिर एंड पे वो एक यूनिवर्सल लॉ ट्रूथ बन जाती है और उसे लॉ कहते हैं। तो इट मस्ट बी सिंपल, यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट होता है। मैनी बायोलॉजिस्ट जो ना एफर्ट करते हैं ताकि वो थ्योरी को डिसअप्रूव कर सकें, लेकिन इफ़ थ्योरी अगर सर्वाइव करती रहे और सपोर्ट होती रहे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से तो वो एंड पे फिर लॉ बन जाती है। अब कॉटी वेनबर्ग प्रिंसिपल एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब डिस्कस डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। अब जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप हैं बायोलॉजिकल मेथड में। सबसे पहले डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब डेटा होता है क्या, डेटे को डिफाइन किया जाता है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम डेट और वैल्यूज़ टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो डेटा होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि किसी बंदे का कोई नाम होगी कुछ, या कोई डेट्स होंगी या कोई वैल्यू होंगी जो ऑब्जर्वेशन के। फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो
पहले 50 बंदों पे किया, 100 बंदों पे किया, आपने देखा कि उनमें से कितने लोग जो है ना वो मलेरिया के पेशेंट हैं, कितने में, तो उसको जो वो चीज़ें अरेंज करते हो आप उसको कहते हैं डेटा। कि जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो, नाम हो गया, वो सब एक डेटा होता है उस बंदे के बारे में, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर दोज फैक्टर बीइंग टेस्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट एंड यूजली कंपेयर टू ए कंट्रोल। तो वेरिएबल्स होते हैं कि जो कंट्रोल के साथ जो है ना वो कंपेयर किए जाते हैं। जैसे आप कंपेयर क्या कर रहे थे कि किन के ब्लड में प्लाज्मोडियम है और किन के ब्लड में नहीं है, तो ये वेरिएबल है प्लाज्मोडियम। जैसा कि कंट्रोल इज़ नोन एज मेजर टू विच साइंटिस्ट कैन कंपेयर द रिजल्ट प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो ये देखा जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट जो है ना वो इनको आपस में कंपेयर करेगा। अब डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। डेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आपने अगर हाइपोथेसिस को प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, तो ये मेथड जो है ना इन्वॉल्व होता है कि आप एनालाइजिंग करते हो डाटा को और उसको टेस्ट करते हो, और फिर एंड पे शुड बी रिपीटेड बाय अदर्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, और एंड पे रिजल्ट की क्वालिटी भी शो करते हो। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डाटा एंड द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दिस माइट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स मेथड। तो ये स्टैटिक्स के मदद से होता है, और इसमें दो चीज़ें आती हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। तो रेशो होती है दो चीज़ों के दरमियान, और प्रोपोर्शन होती है दो रेशो के दरमियान जो है ना वो निस्बत। तो अब रेशो, when a relation between two numbers a and b is expressed in terms of quotient a over b, such a relation is the ratio of one number to other। के वन रेशो कहलाती है कि रिलेशन बिटवीन वन नंबर टू अदर इज कॉल्ड रेशो। जैसे कि एग्जांपल क्या था, रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। ठीक है, कि 50 जो है वो मलेरियल है, 3 जो है वो नॉर्मल है, 1 इसमें जो है ना। फिर प्रोपोर्शंस क्या होता है? प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन द इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए बी जो है ना सी डी के इक्वल होंगे। इसमें क्या है कि अब इक्वल जो प्रोपोर्शन है वो टू दो रेशो जो है ना उनके दरमियान प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो है ना वो आ जाता है। ये एग्जांपल इसकी जो है ना ये है कि इफ़ ए बायोलॉजिस्ट want to know how many sparrow would be infected with malaria if he allow cloaks mosquito to bite 50 sparrows previously. In one of his findings he already noticed that if allowed cloaks mosquito to bite 10 sparrows, 6 out of them got malaria। तो वो फिर 10x और 6 50 थे। ये फिर जो है ना वो दो चीज़ों के दरमियान निस्बत हो जाएगी, तो फिर जो है ना वो 10 और x इज इक्वल टू 30 जो है ना वो एंड पे करेंगे मलेरिया। अब रिलेशनशिप क्या बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में? तो मैथमेटिक्स जो है ना इंटीग्रल पार्ट है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी की फील्ड में यूज़ होता है, मैनी फील्ड्स में। अप्लाइड मैथ है कि जिसमें बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अप्लाई मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ अप्लाई किया जाता है। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज इंक्लूड जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड द मॉडलिंग ऑफ इवोल्यूशन। तो वो फिर ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम देखी जाती हैं कि नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जीन फाइंडिंग कैसे की जाती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर और मॉडलिंग ऑफ एवोल्यूशन कैसे होता है। देन अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होता है कंप्यूटर को मोस्टली यूज़ करना, कंप्यूटेशनल जो स्टैटिकल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना बायोलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। जिसमें क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द यूज़ ऑफ एल्गोरिथम को, कंप्यूटेशनल को और स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज़ करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहता है। फॉर एग्जांपल जो है ना ये यूज़ होता है टू कैलकुलेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू ही किया जाता है। दैट्स ऑल इन दिस सेकंड चैप्टर।